हाँ जी बच्चों, तो बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं शेयर का हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है कंसीडरेशन अदर देन कैश। बट कंसीडरेशन अदर देन कैश को समझने से पहले आप लोग पहले पुरानी वीडियो देख लें, जो आपको आई बटन पे मिल जाएगी, जिसमें आपको प्रीमियम, एरियर्स और एडवांस सबके बारे में डीप में बताया गया है। अब हम बात करेंगे बच्चों कंसीडरेशन अदर देन कैश। तो कंसीडरेशन होता क्या है? तो कंसीडरेशन मीन्स होता है, देखिए इसके नाम से ही आपको मीनिंग इसका समझ में आ जाएगा। कंसीडरेशन अदर देन कैश मतलब कैश को छोड़कर आप कुछ भी दे दें, किसको? वेंडर को। इस टॉपिक में क्या होता है, जैसे आप वेंडर से कुछ एसेट परचेज करते हैं या वेंडर का पूरा बिजनेस आप परचेज करते हैं, तो रिटर्न में आप उसको अपनी कंपनी के शेयर दे देते हैं। रिटर्न में आपने उसको क्या दे दिए? कंपनी के शेयर। तो इसको बोलते हैं कंसीडरेशन अदर देन कैश। भाई ये कंपनी के पास कैश के अलावा और क्या है? उसके अपने शेयर। तो कंपनी के पास कैश नहीं है तो उसने उठा के आपको शेयर दे दिए, तो इसको बोलते हैं कंसीडरेशन अदर देन कैश। अब इसमें होता क्या है, देखिए एंट्री देखें आप इसकी। सबसे पहले इस टॉपिक में हम कोई भी एक एसेट को परचेज करते हैं। फॉर परचेज द एसेट फ्रॉम वेंडर। हम सबसे पहले इस टॉपिक में वेंडर से कोई भी एक एसेट परचेज करते हैं। तो जब भी आप एसेट्स परचेज करेंगे वेंडर से, आप एंट्री बनाएंगे बच्चों एसेट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। ये तो बनाएंगे एसेट टू वेंडर अकाउंट। तो आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लें। अगर क्वेश्चन में सिर्फ एक एसेट परचेज की है तब तो आप ये एंट्री बनाएंगे एसेट टू वेंडर। बट कभी कभी क्वेश्चन में सिर्फ एसेट परचेज ना करके हम वेंडर का पूरा बिजनेस बाय कर लेते हैं, पूरा बिजनेस परचेज कर लेते हैं बच्चों। तो ऐसे केस में हम क्या होगा, कैसे पहचानेंगे कि पूरा बिजनेस हम बाय कर रहे हैं? तो आपको अगर क्वेश्चन में एसेट के साथ साथ लाइबिलिटीज भी गिवन हो तो आप समझ जाओ कि आप वेंडर का पूरा बिजनेस बाय कर रहे हो, या लिखा होगा उसमें क्वेश्चन में। तो आप ऐसे में फिर ये एंट्री ना बना के, ये एंट्री तभी बनेगी जब आप कोई एक एसेट परचेज कर रहे हैं, और ये एंट्री तब जब आप उसका पूरा बिजनेस बाय कर रहे हैं। मैं लिख भी दे रहा हूं यहां, फॉर परचेज द बिजनेस। पूरा बिजनेस आप बाय कर रहे हैं, किसका? वेंडर का। तो एंट्री देखो बिल्कुल सेम यही बनेगी, बस आप सन्ड्री वर्ड यूज करेंगे क्योंकि वहां पर कोई एक एसेट आप नहीं ले रहे हैं, उसकी पूरी फर्म ले रहे हैं। तो सन्ड्री एसेट डेबिट। अब जब पूरा बिजनेस लेंगे तो एसेट के साथ साथ लाइबिलिटीज भी अब आपके ऊपर आएंगी। तो सन्ड्री एसेट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज और टू वेंडर अकाउंट। आप देख सकते हैं सेम एंट्री है, बस यहाँ ये लाइबिलिटीज इंक्रीज हो गया, क्योंकि जब भी हम कोई फर्म बाय करते हैं वेंडर की, तो ऐसे में एसेट के साथ साथ लाइबिलिटीज भी हमारे साथ आती है। ठीक है ना? ये नॉर्मल एंट्री हो गई। अब बच्चों इस जब आप पूरा बिजनेस परचेज करेंगे तो यहां पर एक छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है। आप क्या करेंगे, लाइबिलिटीज के सामने लाइबिलिटीज का अमाउंट दिखाएंगे, वेंडर के सामने वेंडर का। मान लीजिए लाइबिलिटीज है 1 लाख रुपीज, वेंडर है मान लीजिए 10 लाख रुपीज का। वेंडर को जो आप कंसिडरेशन कर रहे हैं वो 10 लाख है। तो क्रेडिट में कितना हो गया? 1 और 10 11 लाख। क्रेडिट साइड 11 लाख हो गया। अब डेबिट में सिर्फ क्या है? एसेट। तो मान लीजिए सारी एसेट का टोटल करने के बाद सिर्फ यहाँ का टोटल 6 लाख आ रहा है। क्या आ रहा है? सिर्फ। तो क्रेडिट का है 11 लाख, डेबिट का है 6 लाख। तो डेबिट में 5 लाख रुपीज की डेफिशिएंसी है या नहीं? तो याद रखिए अगर डेबिट में कभी भी टोटल कम आता है तो उसको हम बोलते हैं गुडविल। क्या बोलते हैं बच्चों? याद रखिए मैं गुडविल के इधर बैलेंसिंग फिगर लिख दे रहा हूं क्योंकि ये माइनस होने के बाद बचता है। याद रखिए मैं गुडविल के आगे इधर ये स्टार भी लगा रहा हूं। गुडविल कब बचेगा बच्चों? जब क्रेडिट साइड ज्यादा हो, है ना? क्योंकि एसेट ऑलवेज डेबिट होती है, आप सब बच्चे जानते ही हैं। तो गुडविल यहां पर हो जाएगी कितनी? 5 लाख रुपीज, क्योंकि क्रेडिट का टोटल कितना था? 11 लाख, डेबिट का है सिर्फ 6 लाख। तो 5 लाख आपने किस चीज के ज्यादा दे दिए वेंडर को? उसकी गुडविल के, उसकी रेपुटेशन के। तो याद रखें अगर क्रेडिट में है, क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है तो डेबिट में क्या बचता है? गुडविल। और यही हम अपोजिट कर लेते हैं। मान लीजिए इसको हटाते हैं। अब हम देखते हैं, थोड़ी देर को इसको गुडविल को आप हाइड कर लीजिए। गुडविल को आपको नहीं देखना है, आप बस इतना ध्यान रखें कि डेबिट में एसेट थी 10 लाख की, क्रेडिट में लाइबिलिटीज है 5 लाख, और या मान लीजिए लाइबिलिटीज है 2 लाख, वेंडर है 5 लाख। तो अब डेबिट का है 10 लाख और क्रेडिट का है 7 लाख। तो क्रेडिट में अब यहाँ 3 लाख रुपीज बच रहे हैं।
तो क्रेडिट में जब बैलेंस बचता है बच्चों तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व। याद रखें ये बात। तो बस दो बातें याद रखें, इन दोनों के आगे मैं स्टार लगा रहा हूं, यहाँ गुडविल ध्यान रखें, यहाँ कैपिटल रिजर्व। क्रेडिट ज़्यादा होगा डेबिट में गुडविल, डेबिट ज़्यादा होगा क्रेडिट में कैपिटल रिजर्व। चलिए, तो सबसे पहले या तो आप बिजनेस परचेज करने की एंट्री बनाएंगे या या तो आप एसेट परचेज करने की एंट्री बनाएंगे या पूरा बिजनेस बाय करने की। ये दोनों एक ही केस है, सही है ना। तो पहला आप देख लेना, सिर्फ एक एसेट परचेज की है तो ये बनाना, पूरा बिजनेस लिया है वेंडर का तो ये एंट्री बनाएंगे। अब बच्चों मान लीजिए जो बिजनेस परचेज किया या एसेट परचेज किया उसकी कॉस्ट थी 10 लाख रुपीज़, एग्जाम्पल ले लेते हैं 10 लाख रुपीज़। तो वेंडर कंपनी को बोलता है कि सर पूरे 10 लाख रुपीज़ के मुझे शेयर मत दीजिए, कुछ ना कुछ पेमेंट मुझे कैश में कर दीजिए या चेक दे दीजिए या बिल एक्सेप्ट कर लीजिए। मतलब कुछ तीनों में से एक कंडीशन हो सकती है, कैश, बैंक या बीपी। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन में आपको सेकंड केस में, मतलब सेकंड कंडीशन एसेट परचेज करने के बाद हो सकता है वेंडर को कुछ पेमेंट कंपनी कैश की फॉर्म में कर रही हो, चेक की फॉर्म में कर रही हो या बिल की फॉर्म में कर रही हो। तो आप उसको पहले देख लें ध्यान से। तो मान लीजिए पूरा इसका बिजनेस था 10 लाख रुपीज़ का, तो 10 लाख में वेंडर ने बोला कि सर मुझे क्या करिए आप 3 लाख रुपीज़ तो चेक में दे दीजिए और बाकी जो बचे उतने के आप मुझे शेयर दे सकते हैं, ठीक है ना। या कभी कभी क्वेश्चन में पेमेंट ना कर कर कंपनी पूरे पूरे शेयर दे देती है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर। तो सेकंड याद रखें, अब वेंडर को कंपनी पेमेंट कर रही है तो फॉर पेमेंट टू वेंडर। तो जब कंपनी वेंडर को पेमेंट करेगी बच्चों तो एंट्री होगी वेंडर डेबिट। अगर कैश में पे कर रही है तो टू कैश अकाउंट, अगर कंपनी उसको चेक दे रही है वेंडर को तो टू बैंक अकाउंट, और अगर कंपनी बिल एक्सेप्ट कर रही है तो टू बीपी अकाउंट। इन तीनों में से आपको एक कंडीशन मिलेगी। अब मान लीजिए टोटल कंसीडरेशन था 10 लाख का, जिसमें से 3 लाख का एनी वन मोड से पेमेंट हमने कर दिया वेंडर को। अब कितना बचा 7 लाख। तो 7 लाख के अब कंपनी क्या इशू कर देगी, शेयर। अब कंपनी वेंडर को रिमेनिंग अमाउंट के क्या इशू कर देगी, शेयर। तो शेयर वही 3 तरह से इशू होते हैं, या तो पार पर या प्रीमियम पर या बच्चों डिस्काउंट पर, एट डिस्काउंट, ठीक है। पार यानी कि जितने का है उतने में ही, प्रीमियम ज्यादा, पता ही आपको एक्स्ट्रा अमाउंट, और डिस्काउंट मतलब कम में। तो वेंडर को अगर पार पर इशू किए हैं तो एंट्री बनेगी वेंडर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, वेंडर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर प्रीमियम पे इशू किए हैं तो एंट्री होगी बच्चों वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू एसपीआर यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये हो गया इशूड एट प्रीमियम। नरेशन में आप यही लिख देंगे, यहां पर इशूड एट पार, यहां पर बीइंग इशूड एट प्रीमियम। डिस्काउंट में वेंडर डेबिट, डिस्काउंट लॉस होता है तो डेबिट होगा डिस्काउंट, वेंडर डेबिट, डिस्काउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल। ये हो गया बच्चों डिस्काउंट। तो आप क्वेश्चन में देख लेना। कभी कभी मैं आपको फिर बता दूं, जरूरी नहीं है कि कंपनी कुछ पेमेंट करे, हो सकता है कि सिर्फ डायरेक्ट एसेट बाय करके या पूरा बिजनेस बाय करके हम हो सकता है डायरेक्ट उसको शेयर दे दें वेंडर को। तो जरूरी नहीं है ये एंट्री हमेशा बनेगी, लेकिन ये एंट्री कंपलसरी है कि एसेट या बिजनेस बाय करने की और बदले में उसको शेयर देने की, ये दोनों तो कंपलसरी बननी है, ठीक है। इसके बाद अब क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई अब हम वेंडर से हमने एसेट ले ली या वेंडर का हमने बिजनेस बाय कर लिया, तो अब हम वेंडर को शेयर कितने दें, मतलब नंबर ऑफ शेयर कितने इशूड किए जाए वेंडर को। तो बच्चों आप वेंडर को जो शेयर देंगे वो फाइंड करने का एक छोटा सा आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, नंबर ऑफ शेयर इशूड। तो जब भी आप वेंडर को शेयर इशू करेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है नेट कंसीडरेशन अपॉन रेट ऑफ शेयर, रेट ऑफ शेयर। मतलब फिर समझ लीजिए, आपका कंसीडरेशन टोटल 10 लाख का था, 10 लाख में आपने 3 लाख उसको पे कर दिया, रिमेनिंग कितने बचे 7 लाख। तो 7 लाख को हम बोलेंगे नेट कंसीडरेशन। क्या बोलेंगे, नेट कंसीडरेशन। तो यहाँ आ जाएगा 7 लाख और डिवाइड कर देंगे शेयर के रेट से। अगर शेयर 100 रुपये वाला है तो 100 से डिवाइड कर दीजिए,
शेयर 50 रुपीज़ का है तो 50 से डिवाइड कर दीजिए। और जब डिवाइड करें तो ये चेक कर लेना कि शेयर पार पर है, प्रीमियम पर है या डिस्काउंट पे है। अगर मान लीजिए शेयर 100 रुपीज़ का है और इस शेयर पर 20% है प्रीमियम, तो 100 का 20% जब हम निकालते हैं तो 20 रुपीज़ ही आएगा। तो 100 + 20, तो अब आप ऐसे में यहाँ पर 120 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ का, जितने का भी शेयर है, मतलब पार के केस में तो जितने का है उतने से ही डिवाइड करेंगे, डिस्काउंट में उतना माइनस कर देंगे। जैसे अगर 100 का शेयर है और 10% है डिस्काउंट, तो 90 से डिवाइड करेंगे। तो रेट में आप ध्यान रखें बच्चों, रेट में आपको उससे डिवाइड करना है जो एक्चुअल उसकी फेस वैल्यू है, 10 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये। अगर प्रीमियम है तो उसको उसमें ऐड कर देना, डिस्काउंट है तो उसको माइनस कर देना, उसके बाद फिर डिवाइड करना। ठीक है? तो बस इतना आपको ये समझना है। अब इसका एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। हाँ जी, देखें बच्चों, अभी हम लोगों ने बेटा कंसिडरेशन टॉपिक को अच्छे से समझा कि इसमें किस तरह से हम एसेट बाय करते हैं वेंडर से, रिटर्न में उसको कुछ पेमेंट करते हैं, बाकी रिमेनिंग जो बचता है उसको शेयर दे दिए जाते हैं। अब इसका एक न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करेंगे, ज़रा देखें ध्यान से। तो क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए मिस्टर एक्स हैं, दोबारा करो इसको, बंद करो, कुछ और सोच